हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है असामान्य अनुषंग गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि यह असामान्य अनुषंग गुणधर्म क्या है। तो हम लोगों ने अनुषंग गुणधर्म का परिभाषा जाना था कि विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती थी। विलेय के कणों की संख्या पर, कण यानी उसके अणु, परमाणु या मोल पर क्या करती थी, निर्भर करती थी। उसे क्या कहते थे, विलयन के अनुषंग गुणधर्म कहते थे। तो यदि विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी तो अनुषंग गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, उसका मान या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। याद कीजिए, जो अनुषंग गुणधर्म पढ़े थे उसमें जो विलेय था वह वैद्युत अनअपघट्य था। वैद्युत अनअपघट्य कहने का अर्थ था कि वह क्या होता था, वह आयन में नहीं टूटते थे। और दूसरा अगर हम बात करें तो वह अवाष्पशील होते थे। देखिए, अब असामान्य अनुषंग गुणधर्म पढ़ने का अर्थ है कि वैसे विलेय होंगे जो क्या होंगे, आयन में टूट जाएंगे, और आयन में टूटेंगे तो उनके अनुषंग गुणधर्म का मान बदल जाएगा, क्योंकि विलेय की कणों की संख्या या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए NaCl के लिए अगर अनुषंग गुणधर्म ज्ञात करें तो हम तो मान के चलेंगे कि NaCl के कितना मोल है, 1 मोल है। लेकिन यह जलीय विलयन में टूटकर Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, और 1 मोल Na+ का 1 मोल Cl- का, यानी हम जो ज्ञात करेंगे वह 1 मोल NaCl का ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ जो विलेय के मोल हो जाएंगे वह 1 + 1 यानी कितना मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। और मेरे द्वारा जो ज्ञात किया गया अनुषंग गुणधर्म है इस वाले मान से क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। इसी को किसके नाम से जानते हैं, असामान्य अनुषंग गुणधर्म के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर विलेय के रूप में अगर MgCl2 ले लेंगे, MgCl2 हम जानते हैं Mg2+ आयन में टूटता है, साथ में 2Cl-। तो हम तो जो पढ़ेंगे वह 1 मोल विलेय मानकर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में Mg का 1 मोल और Cl का 2 मोल, यानी कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। और जैसे ही विलेय के मोल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, अनुषंग गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए, अगर हम आयनिक यौगिक लेंगे, यानी विलेय के रूप में कोई आयनिक यौगिक होगा, तो आयनिक यौगिक में क्या होते हैं, वे आयन के रूप में टूट जाएंगे और उसके विलेय के कणों की संख्या या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, जिसके कारण जो अनुषंग गुणधर्म का मान हो जाएगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी को, परिवर्तन को पढ़ने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है असामान्य गुणधर्म। देखिए, असामान्य गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वांट ऑफ गुणक। जो यह वांट ऑफ गुणक है, इन्होंने क्या किया था, असामान्य के बारे में कुछ बोला था कि यह वांट ऑफ गुणक क्या है। तो देखिए, सन 1880 ईस्वी में वांट ऑफ नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने वियोजन या संयोजन की सीमा निर्धारण के लिए एक गुणक यानी गुणांक दिया। देखिए, इसके पहले जो हम लोग अनुषंग गुणधर्म पढ़ते थे उसमें ना तो वियोजन होता था ना तो समायोजन। यानी अगर हम विलेय का 1 मोल, जैसे ग्लूकोज का 1 मोल लेते थे तो यह 1 मोल ही रहता था, या आयन में टूटकर या तो अधिक या तो कम नहीं होता था। लेकिन अगर वहीं कोई आयनिक यौगिक लेते हैं तो वह आयन में टूटकर उनमें मोलों की संख्या में परिवर्तन आ जाती है, और जैसे ही उनके विलेय के मोल में परिवर्तन आएगा, अनुषंग गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए, वांट ऑफ ने वियोजन एवं संयोजन की सीमा निर्धारण के लिए एक गुणांक दिया, और उस गुणांक को किसे डिनोट किया, I से। इसी को किसके नाम से जानते हैं, वांट ऑफ गुणक के नाम से जानते हैं। वांट ऑफ गुणक यानी I का सूत्र हो जाएगा वियोजन या समायोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बट्टा वियोजन या संयोजन के पहले कुल मोलों की संख्या। अब यह वांट ऑफ गुणक का मान किसके बराबर होगा, तो किसी भी आयनिक यौगिक के वियोजन या समायोजन होने के बाद कुल मोल की संख्या और वियोजन या समायोजन होने के पहले कुल मोल की संख्या के अनुपात को वांट ऑफ गुणक के नाम से जानते हैं। चलिए, हम लोग कुछ आयनिक यौगिक के लिए वांट ऑफ गुणक का मान निकालते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ कोई आयनिक यौगिक है NaCl। यह NaCl जलीय विलयन में
पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः आयनित हो गया, और जब पूर्ण रूप से आयनिक होगा तो यह Na+ बना और Cl- बना। मान लेते हैं प्रारंभ में अगर यह NaCl का 1 मोल होगा तो यह क्या होगा, Na+ का मोल 0 होगा और Cl- का मोल 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में यह वियोजित नहीं हुआ होगा। जैसे ही पूर्णतः वियोजन हुआ यानी यह पूर्ण रूप से टूट गया, तब पूर्णतः वियोजन होने पर क्या हो जाएगा, यानी यह बच जाएगा 0 मोल और यह टूट जाएगा। देखिए 1 अनुपात के लिए यह कितना अनुपात है, 1 अनुपात है, तो जब यह 1 मोल टूटेगा तो कै मोल Na+ बनेगा, 1 मोल। उसी तरह 1 अनुपात NaCl के लिए 1 अनुपात Cl है, तो जब 1 मोल NaCl टूटेगा तो कितना मोल Cl- बनेगा, 1 मोल बनेगा। अब देखिए अगर वन टॉप गुणक यानी I का मान निकालना चाहे तो I का मान क्या था कि वियोजन होने के बाद कुल मोलों की संख्या, तो वियोजन होने के बाद बचा 0 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई वियोजन होने के पहले कुल मोलों की संख्या, तो वियोजन होने के पहले 1 + 0 + 0, यानी इसके लिए वन टॉप गुणक का मान देखेंगे तो 2/1 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें एक आध एग्जाम्पल की और बात करते हैं, जैसे MgCl2 ले लेते हैं। अगर MgCl2 का पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः क्या होगा, पूर्णतः वियोजन होगा, तो हम जानते हैं Mg2+ बनेगा, साथ में क्या बनेगा 2Cl-। देखिए प्रारंभ में क्या करते हैं, प्रारंभ में हम लोग मान लेते हैं कि MgCl2 का 1 मोल था, तो प्रारंभ में जब वियोजन नहीं होगा तो Mg2+ भी आयन 0 होगा और Cl- का भी मोल 0 होगा। जैसे ही पूर्ण रूप से वियोजन होगा तो MgCl2 पूरा का पूरा आयन में टूट जाएगा और यह क्या बच जाएगा, 0। अब देखिए 1 अनुपात MgCl2 के लिए 1 अनुपात Mg है, तो जब यह 1 मोल टूटेगा तो यह कै मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करें कि 1 मोल MgCl2 के लिए 2 Cl आयन 2 अनुपात Cl आयन है, तो यह 1 मोल में यह कितना मोल वियोजन होगा, 2 मोल होगा। अगर हम इसके लिए I का मान निकालें यानी वन टॉप गुणक का मान निकालें, तो वन टॉप गुणक क्या था, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बट्टा वियोजन के पहले कुल मोलों की संख्या। तो वियोजन के बाद देखेंगे तो वियोजन के बाद 0 + 1 + 2 यानी 0 + 1 + 2 मोल आ जाएगा, और वियोजन के पहले कुल मोल कितना था, तो 1 + 0 + 0, यानी अगर हम चेक करेंगे तो 1 + 2 यानी 3 और बट्टा कितना हो गया, 1, यानी इसका मान कितना हो गया, 3। तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड देगा और कहेगा कि आप बताइए पूर्णतः वियोजन होने पर वन टॉप गुणक यानी I का मान बताएं। तो यह सब तो पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, वियोजन हो रहा था। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होंगे, तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए मान लेते हैं यह कोई कंपाउंड Ha है जो पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो रहा है। जब पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो रहा है तो उनके बीच में हम लोग रिवर्सिबल का साइन लेते हैं, H+ बनाया और A- बनाया। मान लेते हैं कि प्रारंभ में इसका 1 मोल है, जब यह वियोजन नहीं हुआ होगा तो यह भी 0 मोल, यह भी 0 मोल। मान लेते हैं कि वियोजन स्टार्ट हुआ और वियोजन स्टार्ट होने पर इसका अल्फ़ा वियोजन हुआ यानी अल्फ़ा भाग टूटा। तो जब अल्फ़ा भाग इसमें से वियोजन होगा तो यहाँ देखिए 1 अनुपात के लिए H+1 अनुपात, तो जब यह अल्फ़ा वियोजन होगा तो यह अल्फ़ा बनेगा। उसी तरह देखेंगे यह 1 अनुपात के लिए यहाँ भी 1 अनुपात है, तो यह अल्फ़ा वियोजन होगा तो यह भी अल्फ़ा बनेगा। यानी वियोजन के बाद यह क्या बच जाएगा, शुरू में था 1, वियोजन हो गया अल्फ़ा यानी बच गया 1 - अल्फ़ा। यह शुरू में था 0, वियोजन होने के बाद क्या बन गया, अल्फ़ा। शुरू में था 0, वियोजन होने के बाद क्या बन गया, अल्फ़ा। तो यदि हम इसके लिए वन टॉप गुणक यानी I का मान निकालेंगे तो I का मान क्या होता है, यानी वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, तो वियोजन के बाद 1 - अल्फ़ा + अल्फ़ा + अल्फ़ा, यही ना वियोजन के बाद कुल मोल की संख्या है।
बट्टा वियोजन के पहले कुल मूल की संख्या। तो प्रारंभ में वियोजन हुआ नहीं था, तो यही वियोजन के पहले कुल मूल की संख्या है, यानी 1 + 0 देखेंगे प्लस अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कट गया, यानी क्या हो गया 1 टॉप गुणक 1 + अल्फ़ा हो गया। तो इस तरह क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का कहेगा कि अगर वियोजन की मात्रा अल्फ़ा हो, अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा। तो अगर वियोजन की मात्रा अल्फ़ा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी आयनिक यौगिक के लिए 1 टॉप गुणक यानी आई का मान निकाल सकते हैं। देखिए हम मान लेते हैं यह जो समीकरण होगा वह जो 1 टॉप गुणक होगा वह सभी प्रकार के समीकरण के लिए कब लागू होगा। तो यहाँ मान लेते हैं वियोजन के केस में या फिर समायोजन के केस में n। यहाँ देखिए मान लेते हैं यहाँ कोई AN यौगिक है जो क्या हुआ, वियोजित होकर Na आयन बनाया। कितना आयन बनाया, Na आयन बनाया। अगर हम पूछेंगे कि प्रारंभ में बताइए, प्रारंभ में यानी शुरू में जब वियोजन नहीं था तो यह कै मोल है, 1 मोल है। तो जब वियोजन नहीं हुआ तो इसके मोलों की संख्या 0। मान लेते हैं कि वियोजन की मात्रा यानी वियोजन हुई कुछ समय बाद, यानी वियोजन स्टार्ट हुई और यहाँ जो वियोजन की मात्रा हुई वह अल्फ़ा वियोजन हुई, यानी अल्फ़ा टूटा। तो देखिए 1 अनुपात के लिए n अनुपात है तो यह अल्फ़ा वियोजन होगा, यानी अल्फ़ा टूटेगा तो यह n अल्फ़ा बनेगा। ध्यान दीजिए 1 अनुपात के लिए n अनुपात तो अल्फ़ा अनुपात के लिए n अल्फ़ा। जैसे 1 के लिए n तो 2 के लिए 2n, 3 के लिए 3n, तो अल्फ़ा वियोजन होगा तो क्या बनेगा, n अल्फ़ा। देखिए वियोजन होने के बाद जो इसमें बच गया, वियोजन शुरू में था 1, वियोजन हुआ अल्फ़ा यानी बच गया 1 - अल्फ़ा, और यह शुरू में था 0 और वियोजन होने के बाद n अल्फ़ा बन गया, यानी वियोजन के बाद n अल्फ़ा। तो अगर इसके लिए 1 टॉप गुणक यानी आई का मान निकाले तो आई का मान क्या हो जाएगा, वियोजन होने के बाद कुल मोल। तो वियोजन होने के बाद कुल मोल की संख्या n अल्फ़ा + 1 - अल्फ़ा बटा वियोजन के पहले कुल मोलों की संख्या। तो वियोजन के पहले कुल मोल की संख्या क्या हो जाएगा, 1 + 0। जब इस वाले वैल्यू को चेक करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यह दोनों में से अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू हो n-1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अगर हम अल्फ़ा यानी वियोजन के मात्रा का सूत्र निकालें तो 1 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, और n-1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी अल्फ़ा का सूत्र आ जाएगा i-1 डिवाइडेड बाई n-1। देखिए अब बार बार आपको क्या करना है, किसी भी अगर आयनिक कंपाउंड दे तो उसका वियोजन का मात्रा अल्फ़ा निकालने के लिए या 1 टॉप गुणांक आई निकालने के लिए बार बार यह इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा जहाँ कोई पूछे कि अल्फ़ा क्या है तो अल्फ़ा है वियोजन की मात्रा, यानी कै % वियोजित होता है, 5% कि 10% कि 40% कि 50%। n क्या है, तो n क्या है, वियोजन के बाद कुल आयन की संख्या, यानी n की बात करेंगे तो वियोजन के बाद कुल आयन की संख्या। और I तो जानते हैं I क्या होता है, I होता है 1 टॉप गुणक। तो यहाँ से आप किसी भी अगर इक्वेशन के लिए, किसी भी समीकरण के लिए अगर 1 टॉप गुणक I निकालना है या वियोजन की मात्रा अल्फ़ा निकालना है तो आपको बार बार इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ आपको MgCl2 दिया, कोई आयनिक यौगिक है तो हम जानते हैं यह MgCl2 Mg2+ आयन में टूटता है, साथ में 2Cl- आयन में टूटता है। तो अगर हम कहें कि इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर अल्फ़ा वियोजन हो, वियोजन की मात्रा क्या हो, अल्फ़ा हो, तो आप इसके लिए क्या ज्ञात करें, इसके लिए 1 टॉप गुणक यानी स्मॉल आई ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला है, अल्फ़ा बराबर क्या था, i-1 बटा n-1। जहाँ n क्या था तो यहाँ देखिए n था वियोजन के बाद कुल आयन, तो वियोजन के बाद Mg के 1 आयन थे और Cl के 2 आयन थे, यानी कुल आयन देखेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। यानी अल्फ़ा बराबर i-1 बटा n का जगह 3 रखेंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा।
यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बराबर i-1/2, इधर 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में और 1 इधर माइनस में तो उधर प्लस में, यानी i बराबर हो जाएगा 2α + 1। तो देखिए बार बार उतना आपको क्या करने की, यानी उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्या करे, वियोजन की मात्रा दे और वांट ऑफ गुणक पूछे तो यह वाला सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र से आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक उदाहरण हम और देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए कोई आयनिक कंपाउंड है K4Fe का होल 6, यह वियोजित होके बनाता है यानी 4K+ और साथ में देखिएगा तो FeCN का होल 6 और इस पर बनाता है 4-। अगर इसके भी वियोजन की मात्रा अल्फ़ा हो, यानी इसके लिए वियोजन की मात्रा क्या हो, अल्फ़ा हो, और कोई कहे कि वांट ऑफ गुणक यानी आई निकाले, तो देखिए हम लोगों ने सूत्र यही पढ़ा है, अल्फ़ा बराबर i-1/n-1, या अल्फ़ा जैसे का तैसे, आई निकालना है तो जैसे का तैसे माइनस में 1, n क्या है तो वियोजन के बाद कुल आयन, तो वियोजन के बाद पोटेशियम के 4 आयन हैं और FeCN 6 के होल ट्वाइस का 1 आयन है, यानी n बराबर देखेंगे तो 4 + 1 यानी कितना आ गया, 5 आ गया, यानी n के जगह रखेंगे 5-1, और जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बराबर i-1/5 में से 1 गया तो 4, इधर 4 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में और 1 माइनस में तो प्लस में, यानी हो जाएगा i बराबर 4α + 1। तो हमेशा क्या कर सकते हैं, इस वाले सूत्र को याद रखिएगा और इस वाले सूत्र से किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा अगर दिया हो तो उसके वांट ऑफ गुणक निकाल सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह क्या करेगा, कोई आयनिक कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि अगर वियोजन की मात्रा अल्फ़ा हो तो उसके लिए वांट ऑफ गुणक यानी आई का फॉर्मूला निकाले, तो आप आसानी से आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में अल्फ़ा का मान भी दे देगा कि अल्फ़ा 30% वियोजन हुआ है या 40% वियोजन हुआ है, तो यहाँ 30% का परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100 और यहाँ अल्फ़ा के जगह रख लेंगे 30/100। उसी तरह अगर 40% वियोजन की बात करें तो परसेंटेज हटाने पर बट्टा के रूप में 100 लिखेंगे और अल्फ़ा के जगह रख लेंगे और आसानी से किसी भी क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए वांट ऑफ गुणक का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम लोग वांट ऑफ गुणक ज्ञात करना सीख लिया, तो सबसे पहले असामान्य अनुषंग गुणधर्म सीखते हैं। देखिए असामान्य अनुषंग गुणधर्म की बात करेंगे तो प्रेक्षित अनुषंग गुण, प्रेक्षित मतलब जो हम लोग प्रेक्षण के द्वारा यानी प्रयोग के द्वारा जो प्राप्त किए हैं वह अनुषंग गुणधर्म, तथा परिकलित अनुषंग गुणधर्म यानी फार्मूला के द्वारा जो हम लोगों ने अनुषंग गुणधर्म ज्ञात किया उसे बोलेंगे परिकलित अनुषंग गुण के अनुपात को असामान्य अनुषंग गुण कहते हैं एवं असामान्य को वांट ऑफ गुणक यानी आई से संशोधित करते हैं। तो देखिए असामान्य अनुषंग गुणधर्म निकालने के लिए जो प्रेक्षित अनुषंग गुण है, यानी प्रेक्षित यानी जो क्या किया गया है यानी प्रेक्षण करके अनुषंग गुणधर्म का मान निकाला गया है वह, और परिकलित यानी जो सूत्र के द्वारा यानी ज्ञात किया गया है वह, उसी के अनुपात को किसके द्वारा संशोधित कर रहे हैं, यानी वांट ऑफ गुणक आई के द्वारा संशोधित कर रहे हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि कोई अनुषंग गुणधर्म है, क्या हुआ कि हम मान के चले कि वह जो विलेय है वह अनअपघट है और उसके कै मोल है, 1 मोल है, यानी वह आयन में नहीं टूटे, और हम मान के चले कि उसका जब ज्ञात हुआ फार्मूला से तो आया मान लेते हैं 5, लेकिन जैसे ही उसको क्या किए प्रयोग में मापे तो उसका मान आ गया कितना, 6 आ गया। तो देखिए ये 6 कब आया होगा, जब यह विलेय होगा वह आयनिक होगा, यानी यह टूट के आयन के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। तो देखिए इसको हम मेंटेन करने के लिए यही तो हम क्या करते हैं, वांट ऑफ गुणक निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई आपको आयनिक यौगिक दे देगा और अनुषंग गुणधर्म निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा, जो क्या होगा प्रेक्षित वैल्यू होगा यानी जो प्रयोग में निकाला गया अनुषंग गुणधर्म होगा वह बराबर हो जाएगा I इंटू जो फार्मूला से ज्ञात करते हैं वह।
जैसे अगर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़े थे तो P0 माइनस PS बटा P0 बराबर विलेय का मोल अंश कब था, जब विलेय अनअपघट्य यानी आयन में नहीं टूटता था। यदि मान लेते हैं विलेय एक से अधिक आयन में टूट गए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, I से यानी वांट ऑफ गुणक से। उसी तरह दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा था पाई बराबर CRT। पाई बराबर CRT है तो पाई बराबर CRT कब पढ़ा था परासरण दाब, जब विलेय अनअपघट्य हो। लेकिन अगर आयनिक हो जाएगा तो उस कंडीशन में वांट ऑफ गुणक से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह क्वथनांक का उन्नयन में भी और हिमांकीय अवनमन में भी। देखिए ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं। आप लोग वांट ऑफ गुणक का मान निकालना सीख गए। अगर कोई आयनिक विलेय होगा तो उसमें क्या करेंगे, केवल वांट ऑफ गुणक के मान से गुणा कर देंगे। तो चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 ATM है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। कहता है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ना पड़ेगा और 273 और 27 को जोड़ने पर कितना केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। कहता है कि परासरण दाब यानी पाई का मान दे दिया। पाई का मान कितना ATM दिया, तो 0.75 ATM दिया। फिर कहता है आयतन दिया, यानी आयतन 2.5 लीटर दिया। और घुले हुए विलेय यानी विलेय के रूप में CaCl2 दिया। और CaCl2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो एक का 35.5 तो 2 से अगर गुना करेंगे तो 71, यानी टोटल आ जाएगा मोलर द्रव्यमान 111। अब हम लोग जानते हैं कि जो CaCl2 है वह आयनिक यौगिक है, तो इसके लिए I का मान दे दिया है। I का मान कितना दिया है, 2.47। तो कहता है इसका मात्रा यानी W का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए फार्मूला जानते हैं। वह फार्मूला क्या था, यहाँ ध्यान दीजिए। वह फार्मूला था पाई बराबर WRT बटा MV। और चूँकि यहाँ आयनिक यौगिक है तो इसमें वांट ऑफ गुणक I से गुना कर देंगे। देखिए पाई का मान दे दिया, W का मान निकालना है। R का मान ATM में आप लोग जानते हैं, R का मान 0.0821। तो I जानते हैं, R जानते हैं, T जानते हैं, M दे दिया, V दे दिया, तो W निकल जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ जो द्रव्यमान आएगा वह किस में आएगा, ग्राम में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी आयतन 2 लीटर दिया और तापमान कहता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। कहता है K2SO4 के 25 गुने 10⁻³ ग्राम, यानी द्रव्यमान दिया 25 गुने 10⁻³ ग्राम। और K2SO4 दिया तो मोलर द्रव्यमान तो K2SO4 का निकाल लीजिएगा। K2SO4 का निकालिएगा तो पोटेशियम का 39, तो 39 दूना 78, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 16 चौका 64, यानी जोड़िएगा तो 64 और 32 हो जाएगा 96। और 96 8 6 14 के 4 हासिल 1। और फिर देखिएगा 9 7 16 1 17, यानी 174। कहता है यह मानते हुए क्या करना है, ज्ञात करना है कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो। तो क्या है, अगर पूर्णतः वियोजित होने के लिए अगर ज्ञात करना है परासरण दाब, तो परासरण दाब ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला था, I × WRT बटा MV। देखिए I का मान K2SO4 पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है, तो पोटेशियम के 2 आयन, SO4 के 1 आयन, यानी I के जगह 3 रखिएगा। W का मान दिया, R का मान जानते हैं, T का मान दिया, M का मान दिया, V का मान दिया, तो परासरण दाब ज्ञात कर लीजिएगा। और दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।